अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 101 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और आज से ही हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग लाजमी आता है पेपर में। तो चलिए आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर चैप्टर को समझने के लिए कुछ डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, तो आज हम करेंगे फिक्स एसिड। फिक्स एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो टेंजिबल एसिड होते हैं, जिनकी फिजिकल एक कंडीशन होती है, यानी कि हम इनको फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है। जब भी किसी एसिड की लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होगी और फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस होगी तो हमारे पास आता है फिक्स एसिड। यहाँ लिखा हुआ है दीज आर द एसिड दैट विल बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर। यही चीज मैंने आपको बताई है कि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। लिखा हुआ है दे में बी हेल्ड फॉर, कि हम क्यों इन एसिड को परचेज करते हैं, किस वजूहात की वजह से परचेज करते हैं। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि हमने कुछ चीजें बनानी है इस वजह से। सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, को बेचने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप कोई फैक्ट्री है, उसका एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में फर्नीचर और जो पीसी है वो क्या यूज हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे है रेंटल टू अदर, यानी कि हम कोई एसिड खरीद लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हम उसको खरीद लेते हैं और रेंट पे दे देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फिक्स एसिड, इसलिए हम इस वजह से खरीद रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन वियर एंड टियर, यानी कि तोड़ फोड़। जब भी किसी एसिड की जो तोड़ फोड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एसिड ले रही हैं तो हमेशा उसकी लाइफ एक जैसी तो नहीं रहेगी ना, वक्त के साथ उसकी कमी आएगी। जो कमी आ रही है उसकी वैल्यू पे, ठीक है, वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। द रिडक्शन ऑफ अ वैल्यू और फिक्स एसिड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जब भी किसी फिक्स एसिड या एसिड की वैल्यू में कमी आएगी तो हमारे पास डेप्रिसिएशन होती है। अब ये होता यूं है कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो हम ज्यूम कर लेते हैं कि एक एसिड खरीदा है और उसकी वैल्यू इतने साल होगी, यानी कि हम फर्ज करते हैं या मशीन ले लेते हैं, हम ज्यूम कर लेते हैं कि एक मशीन की वैल्यू एक लाख है और हमारी 5 साल चलेगी। जो 5 साल चलेगी तो हम ज्यूम करेंगे कि हाँ हमारे पास 5 साल के बाद इतने पैसे होने चाहिए कि हम नई मशीनरी खरीद सकें, यानी कि 1 लाख होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 5 सालों से, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कितनी वैल्यू हमने रखनी है 1 साल में। तो हमारे एट द एंड हमारे 5 साल के बाद हमारे पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। जैसे कि 1 लाख है तो हम इसको डिवाइड 5 से करेंगे तो हमें पता चल के 20,000 हमने हर साल रखनी है। तो हमने क्या करना है, 20,000 1 साल रखेंगे, 20 साल दूसरे साल रखेंगे तो 40,000 होगा, तीसरे साल रखेंगे तो 60, चौथे साल रखेंगे तो 80 और 5 साल के बाद 1 लाख रुपया हमारे पास हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट इस तरह हमारे पास जमा हो जाएगी। यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक लोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसिड ओवर इट यूजफुल लाइफ। जो वही चीज जो मैंने आपको बता दी है। अगला है डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है, जब हम एक एसिड खरीदते हैं और जिसकी वैल्यू गिर जाती है इन रुपीस में, उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड 1000 का था, ठीक है, और 1000 का था, उसकी जो 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू थी वो हमने 100 रुपए में उसको सेल किया। तो यानी कि 100 रीजनल वैल्यू को हम माइनस करेंगे रेजिडेंट वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 900 जो होगी वो डेप्रिसिएबल अमाउंट आएगी, क्योंकि हमें उसे 5 साल सेल करने के बाद 100 रुपया सिर्फ मिल रहा है, 900 रुपया नहीं मिला। तो वो हमारे पास क्या होगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी। यूजफुल लाइफ, ऐसी मतलब कि फिक्स एसिड की कितनी लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर के वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो हमारी क्या होगी, यूजफुल लाइफ। यहाँ लिखा है पीरियड ओवर व्हिच एनी एसिड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। जितनी हम एसिड की वैल्यू एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो यूज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यूजफुल लाइफ। आर वी रेजिडेंट वैल्यू, रेजिडेंटल वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ द एसिड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट यूजफुल लाइफ। यानी कि ऐसी अमाउंट जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि 1 लाख रुपया है और उसकी डेप्रिसिएशन हमने 80,000 रुपया निकाल लिया, तो एट द एंड वो हमारे जितने अमाउंट का 5 साल के बाद एसिड सेल होगा वो हमारा होगा रेजिडेंटल वैल्यू होगी। यानी कि अगर हम मशीनरी खरीदते हैं 1 लाख की और एट द एंड हम उसको 10,000 में बेचते हैं तो 10,000 हमारे पास रेजिडेंटल वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी यहाँ खत्म होती चलती हैं। आगे हमारे पास आते हैं डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड हमारे पास 5 टाइप के होते हैं।
स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट मेथड एंड नंबर ऑफ सर्विस और मेथड। पहला हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बात आप याद रखिएगा, जब भी हम डेप्रिसिएशन मेथड कोई भी निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन रेट या डेप्रिसिएबल अमाउंट चाहिए होगी, तब हमारे इनमें से किसी एक का फॉर्मूला लगाकर हमें डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। अब यहाँ हमारे पास पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है मशीन बोर्ड ऑन 1/1/2090 फॉर 60,000 की द रेजिडेंट वैल्यू इज एस्टिमेटेड 2,000 विद 4 ईयर यूजफुल लाइफ। एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत 60,000 थी और उसके एट द एंड वो सेल हुई 2,000 की, एक्सपेक्टेड लाइफ थी हमारी 4 साल थी। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें डेप्रिसिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएबल रेट पहले चाहिए होगा, तब हम इन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमें डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालनी है, तो हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन को जब माइनस करेंगे रेजिडेंट वैल्यू से तो हमारे पास आएगी डेप्रिसिएबल अमाउंट। ये फॉर्मूले आपने याद करने। कॉस्ट ऑफ अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 60,000। रेजिडेंटल वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 2,000। इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास 58,000 आ गए, जो हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई। अब हम सवाल पैदा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन निकालते कैसे। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड यूजफुल लाइफ। तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट या क्या निकली, 58,000। देखिए 58,000 निकली और यूजफुल लाइफ हमारी कितनी थी, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 4। तो यूजफुल लाइफ हमारे पास 4 हुई, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 14,500। अब मैं आपको एक दफा दोबारा एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि डेप्रिसिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएबल रेट किसी भी मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन दोनों में एक एक चीज निकालनी पड़ेगी। तो जिस चीज को निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम डेप्रिसिएबल अमाउंट इससे निकालते हैं, कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं रेजिडेंट वैल्यू, तो हमारे पास आती है डेप्रिसिएबल अमाउंट। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूला पुट करें डेप्रिसिएबल अमाउंट यूजफुल लाइफ, तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट 58,000 की डिवाइडेड 4 आ गया, तो हमारे पास 14,500 डेप्रिसिएशन आ गई 2019 की। आगे हमारे पास आता है बैलेंस रिड्यूसिंग मेथड। बैलेंस रिड्यूसिंग मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये भी बहुत इजी है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या किया था, हमें डेप्रिसिएबल रेट और डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाली थी, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो हमें डेप्रिसिएबल रेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है 1 - n अंडर रूट रेजिडेंट वैल्यू डिवाइडेड कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला हमारा निकलेगा, हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट निकलेगी। तो यहाँ उन्होंने ऊपर एग्जांपल हमें दिए है, मशीन फॉर 2019 80,000 मशीन खरीदी, रेजिडेंट वैल्यू 2,000 और इसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर थी। सिर्फ इतनी हमने भी इंफॉर्मेशन पढ़कर स्ट्रेट लाइन मेथड करना है, रिड्यूसिंग मेथड करना है, सॉरी। तो हमने क्या करना है कि यहाँ हमारे पास हमने बताया रेजिडेंट वैल्यू हमारे पास कितनी थी, रेजिडेंटल वैल्यू 2,000 का लास्ट में बिका, उसकी कॉस्ट थी 80,000, ठीक है। 1 हमारा यही लिखा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ द ईयर 4 आ गया और मल्टीप्लाई 100 आ गया। तो इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, यहाँ हमने 1 - 4 सारा इस तरह लिख लिया। अब हमने करना है 2000 को डिवाइड जब 8,000 से करेंगे तो हमारे पास 0.025 आ जाएगा। यहाँ हम 4 को खत्म करने के लिए इसको ऊपर बटे में ले जाएंगे, 1/4 कर देंगे। जब 1/4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.24। अब हम 0.025 की पावर लेंगे 0.25 की, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3976। तो हमने इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 1 को माइनस करना है 0.3976 से, तो हमारे पास आता है 0.2024 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ गया 66.40। ये रिड्यूसिंग बैलेंस इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से और इसकी प्रैक्टिस करना भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इसको नहीं समझ सकते। आगे हमारे पास 2019 की हमने क्या निकाली, 80,000 हमारे पास कॉस्ट की 60% निकला था, डेप्रिसिएशन रेट निकल आया 60% किया तो हमारे पास 48,000 आ जाएगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिड्यूस करना, एक जो वैल्यू निकल गई है उसको रिड्यूस करना। 48,000 में से जब हमने 80,000 में जब हमने 48,000 निकाला तो हमारे पास क्या आता है 32,000, यानी कि 32,000 वैल्यू हमारे पास रह गई डेप्रिसिएबल पीछे। तो हमें 32,000 में दोबारा 2020 में 60% निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 19,200। उसके बाद हमारे पास आगे आता है जी सर्विस और मेथड यूजिंग मेथड
यूजेस मेथड। अब हमने सर्विस और मेथड इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड टोटल एस्टिमेट। और डेप्रिसिएबल अमाउंट हमने आपको पहले बताया था कि मैंने के कोर्स में से माइनस रेजिडेंट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट जो 78,000 आ गया। और टोटल एस्टिमेट और हमें कितने दिए क्वेश्चन में, यहाँ हमने आधा पढ़ा था, आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एस्टिमेट और हमें कितने दिए इन्होंने। एस्टिमेट और उन्होंने हमें दिए हैं यहाँ, इट इज द वर्किंग फॉर 12,000 और इन अ टोटल एंड कैन प्रोड्यूस 40,000 यूनिट एज पर एस्टिमेट। एस्टिमेट और हमारे पास 12,000, एस्टिमेट आउटपुट हमारे पास कितना है यूनिट का, 40,000 है। अब हमने एस्टिमेट आउटपुट हमारे पास कितना था, यहाँ एस्टिमेट हमारे और 12,000 थे, 78,000 डिवाइड जब 12,000 से किया तो 6.25 पर आवर आ गया। तो हमने ईयर 2019 का और ये 2,000 5,000 इधर से आया। यहाँ उन्होंने हमें ऊपर अलग से इंफॉर्मेशन दी है कि 2019 में हमारे 2000 थे, क्योंकि हमने इनके ईयर का निकाल है ना, ईयर ही निकाल है। यहाँ तो हमने पूरा डेप्रिसिएबल रेट निकल आया। अब 2019 में हमने 2000 यानी कि काम किया, 2000 का काम किया और 5000 का काम किया 2020 में। तो 2000 मल्टीप्लाई 6.5 को मल्टीप्लाई 13,000, 5000 को मल्टीप्लाई कर 6.5 को 32,500 आ गया हमारे पास, 95 आ गया। ईयर 2019 में हमारे पास क्या 7,000 आउटपुट था, तो हमने 7,000 को मल्टीप्लाई किया 1.95 से, तो हमारे पास 13,650 आ गया। इसी तरीके से 2020 में हमने 15,000 का आउटपुट किया तो हमारे पास 1.95 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 29,250। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ इतना फर्क है कि वहाँ आवर्स की बात हो रही है तो वहाँ हम आवर्स की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ आउटपुट की बात हो रही है तो हम आउटपुट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगला है सम ऑफ द ईयर मेथड। ये सेम इस तरह है कि जैसे कि हम रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालना तो आप सबको ही आती होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझा देते हैं। यहाँ हमने 4 ईयर्स की बात की थी तो हमारे पास 1 ईयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास 10 कैलकुलेट करके आ गया। अगर यहाँ 5 होता तो हमारा प्लस 5 होता तो 15 हो जाता है। यहाँ टोटल हमने ये नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 10 हो गए। जैसे हम रेशियो निकालते हैं 1 + 2 + 3 5 4 5 तो हमारे पास 10 आ गया। प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास 78,000 आ गया मल्टीप्लाई 4, पहले हमने 4 ले लिया डिवाइड 10 किया तो हमारे पास इतना आ गया। इसी तरीके से 3 में निकालेंगे, 3 की तो हमारे 23,400, 2 की निकालेंगे तो 15,600 और 1 की निकालेंगे 7,600। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सम डिजिटल मेथड आपको नाम से यूज हो रहा है, नंबर ऑफ सम, यानी कि जो ईयर्स हैं उनका जो सम निकालेंगे और सम निकाल कर उसको जो आखिर में एक एक करके जब ईयर की निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सम। यहाँ आप देखें हमने 78,000 किया है। आप सब ने देखा है कि हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट ज्यादा यूज की है। तो जो हमारा पहला मेथड जो मैंने अपने स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको बताया था कि डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालेंगे, सब में वही मेथड यूज हो रहा है, लेकिन एक बैलेंस रिड्यूसिंग मेथड ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएबल रेट निकालने का मेथड भी चेंज है और उसका फार्मूला भी चेंज है। तो वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के लिहाज से आपसे फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं और कोई भी मेथड कहा जा सकता है कि आप उसको बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये लेक्चर इसका पार्ट 2 भी होगा जो ईयर के लिहाज से, मंथ के लिहाज से होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।